लिए हम बढ़ा रहे थे आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। टॉपिक चल रहा था कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की हम विधि बढ़ा रहे थे आपको। तीसरी प्रक्रिया है इसमें CaCl3 के क्लोरीनीकरण से। CaCl3 के क्लोरीनीकरण से अपन को CCl4 प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है वो देखिए। CaCl3 रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ। रिएक्शन एक गैस यहाँ से गया, HCl यहाँ से गया, HCl बाहर हो जाता है, प्राप्त हो जाता है अपन को क्या, CCl। ये हो गया इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी भौतिक गुण के बारे में। ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है ना। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं इसके। पहला भौतिक गुण है कि रंगहीन मीठी गंधयुक्त विषैला द्रव होता है। पहला भौतिक गुण है ये रंगहीन मीठी गंधयुक्त विषैला द्रव होता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है इसमें, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अविलय होता है, परंतु कार्बनिक ब्लैक में क्या होता है, विलय होता है। यह जल में अविलय होता है, परंतु कार्बनिक ब्लैक में क्या होता है, कार्बनिक ब्लैक में विलय होता है। क्या होता है, विलय होता है। ठीक है ना। लास्ट है ये अज्वलनशील होता है। यह है अज्वलनशील होता है, अज्वलनशील होता है। यह क्या होता है, अज्वलनशील होता है तथा अग्निशामक की तरह प्रयोग में लिया जाता है। तथा अग्निशामक की तरह यह है, अग्निशामक की तरह प्रयुक्त होता है। ये इसके 4 फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, इनको आप बता दें जल्दी से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 4 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, उसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। बता रही इनको जल्दी से आप। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक मिनट। प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, रासायनिक गुण में देखिए। इसके रासायनिक गुण में पहला गुण कौन सा है, पहला एक प्रॉपर्टी है ऑक्सीकरण। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, CCl4 एक अज्वलनशील द्रव होता है तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्थायी होता है, परंतु 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस बना लेता है। कौन सी गैस बना लेता है, फॉस्जीन गैस। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह स्थायी होता है, लेकिन 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर ये ऑक्सीकृत होकर एक गैस बनाता है, फॉस्जीन गैस, यानी कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे कहते हैं COCl2। रिएक्शन देखिए CCl4, इसकी रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ। 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर की बात हो रही है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यह ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, COCl2 बनाता है। प्लस में क्या निकल जाता है, 2HCl। क्या निकल जाता है, 2HCl बाहर हो जाता है। ये फॉस्जीन है, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं इसको, क्योंकि एक ऐसी गैस होती है, विषैली गैस होती है। ठीक है ना। ये हो गया ऑक्सीकरण। नेक्स्ट दूसरा देखिए अपचयन। बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। अपचयन देखिए, CCl4 का जब अपचयन कराते हैं अपन, तो अपने को प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म। CCl4 का अपचयन कराते हैं 2H के साथ, अपचयन होता है FeOH2 की उपस्थिति में। FeOH2 की उपस्थिति में क्या होता है, अपचयन होता है, तो प्राप्त होता है अपने को इसमें से एक H गया, HCl गया, क्या निकल गया, HCl प्राप्त हुआ, CaCl3। इसे अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जल अपघटन।
नेक्स्ट रासायनिक गुण है इसका जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है देखिए आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है इसका अपन क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक्वस KOH की उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। CCl4 प्लस एक्वस KOH, इसके यहाँ देखिए Cl4 है तो 4 मोल लेने पड़ेंगे, यहाँ से गया 4KCl बाहर हो जाता है, OH इसमें जुड़ जाएंगे, COH OH 4 है, OH और OH, ये जो उत्पाद बनता है ये अस्थायी उत्पाद है। क्या है, अस्थायी। अब इसका क्या करते हैं, जल अपघटन, इसमें जल के अणु निकलते हैं, यहाँ से गया H, यहाँ से गया H2O और यहाँ से गया क्या H2O, दो H2O क्या हो जाते हैं, भार हो जाते हैं, प्राप्त होता है क्या देखिए CO2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, यानी ये CO2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अगली प्रक्रिया है राइमर-डीमर प्रक्रिया, बताइए इसमें जल्दी से, राइमर-डीमर प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रक्रिया है राइमर-डीमर प्रक्रिया। राइमर-डीमर प्रक्रिया मैंने इससे पहले भी कराई थी, लेकिन पहले प्राप्त हुआ था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड, अब कराएंगे CCl4 से पहले कराई थी क्लोरोफॉर्म के साथ, अब वो करा रहे हैं हम किसके साथ, CCl4 के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, CCl4 के साथ, यानी कि फिनॉल पहले कैसे कराई थी, फिनॉल की प्रक्रिया कराई थी किसके साथ, KOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ। अब कराएंगे फिनॉल की प्रक्रिया KOH, लेकिन क्लोरोफॉर्म के स्थान पर क्या होगा, CCl4 होगा, तो प्राप्त होगा अपने को क्या, पहले प्राप्त हुआ था सैलिसिलिक एल्डिहाइड, अब प्राप्त होगा सैलिसिलिक अम्ल। दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, सैलिसिलिक अम्ल के एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, ठीक है ना, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं, फिनॉल KOH प्लस CCl4 के साथ करा रहे हैं। यहाँ देखिए Cl कितने 4, तो इसके कितने मोल लेंगे, 4 मोल, तो यहाँ से गया 4 के, यहाँ से गया Cl, 4KCl क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है ना भाई, 4KCl बाहर निकल जाता है, प्राप्त होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और दूसरा प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे अपन बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, ये सैलिसिलिक अम्ल, क्या ये सैलिसिलिक अम्ल। इस रिएक्शन को बता रही है मोस्ट रिएक्शन, बता रही जल्दी से भाई। उसके बाद आगे चलते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया कराते हैं इसकी, जल्दी से उतारिए इसको। राइमर-डीमर प्रक्रिया आ जाए तो आप कोई सी भी रिएक्शन उतार के आ सकते हो, यदि प्रॉपर्ली पूछता है वो आपसे कि क्लोरोफॉर्म से करो तो उसमें आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त करना है, और आपसे यदि पूछता है कि CCl4 से प्राप्त कीजिए तो उसमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया देखिए HF प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए HF क्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया कराते हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। अब क्रिया होती है HbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में क्या होती है, अपक्रिया होती है। जैसे इसकी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो अपने को एक CFC प्राप्त होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी फ्रीऑन 12 प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए कैसे होती है, CCl4 की क्रिया कराते हैं HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। HF के कितने मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से गया 2 H गए, यहाँ से 2 Cl गए, 2HCl बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया, 2HCl बाहर हो गया, बचा क्या, एक तो बचा C, एक बचा Cl2 और एक बचा F, तो ये हो गया CCl2F2। ये CFC है जिसे हम फ्रीऑन 12 कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीऑन 12। सुनिए नहीं आई, नाम तो आपको पता होगा C-1H+1 और F, इस प्रकार से इसका नाम लगा देंगे, ठीक है ना भाई, ये आगे भी आएगा, आगे बता देंगे इसको। नेक्स्ट देखिए लास्ट रिएक्शन है, इसमें अंतिम अभिक्रिया है
एसिटिलीन डाइक्लोराइड के साथ क्रिया, एसिटिलीन डाइक्लोराइड, एसिटिलीन डाइक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं से क्रिया। एसिटिलीन डाइक्लोराइड है किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, CCl4 की, CCl4 की रिएक्शन कराते हैं एसिटिलीन डाइक्लोराइड के साथ, अभिक्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, प्राप्त होता है इसमें एल्केन। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। CCl4 की रिएक्शन कराते हैं एसिटिलीन डाइक्लोराइड, H सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा डाइक्लोराइड है C सिंगल बॉन्ड H, और ये हो जाएगा Cl, हो जाएगा Cl। अभिक्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना। ये क्या है, एसिटिलीन डाइक्लोराइड, इसमें प्राप्त होता है क्या, एल्केन। देखिए रिएक्शन में H सिंगल बॉन्ड C, Cl तो लग ही रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये यहाँ पे लग गया, एक Cl लग जाएगा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे Cl लग ही रहा है, इस H को मैं ऊपर लिख रहा हूँ सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ से एक CCl4 था, एक Cl यहाँ से हट के यहाँ पे लग गया, तो Cl कितने, 3, Cl और Cl, ये क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, देखिए नाम क्या होगा, 1 1 1 2 3 3, ठीक है ना, 1 1 1 2 3 3, कितने हो गए Cl, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा फ्लोरो, और क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। तो ये एसिटिलीन डाइक्लोराइड के साथ क्रिया करा रहे हैं हम CCl4 की, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये आप देखो एल्केन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसका उपयोग क्या है, CCl4 की उपयोग लिखिए, उपयोग लिखिए इसके भाई। पहला उपयोग है फ्रीओन तथा, अभी बताया था फ्रीओन तथा सैलिसिलिक अम्ल बनाया था, सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में रिजेंट के रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा इसका यूज है अग्निशामक, जो होता है अग्निशामक के रूप में, भूख में, यानी कि फायरिंग बताया था, फायरिंग का मतलब आग बुझाने से होता है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में नेक्स्ट है पांचवा विलायक के रूप में, छठवां है टेप वर्म और हुकवर्म, एक जो डिजीज होती है उनके इलाज में, टेप वर्म तथा हुकवर्म, टेप वर्म तथा हुकवर्म, टेप वर्म तथा हुकवर्म के इलाज में, टेप वर्म तथा हुकवर्म के इलाज में। नेक्स्ट सातवां है कीटनाशी तथा धूमक के रूप में, कीटनाशी तथा धूमक के रूप में। और आठवां है निर्जल धुलाई के रूप में, निर्जल धुलाई के रूप में। ये आठों आप लगा दीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हेलोअरीन। हेलोअरीन समाप्त हो चुका है, दूसरा है हेलोअरीन। जल्दी से उतारिए भाई। जल्दी से उतारिए।
नेक्स्ट टॉपिक है हेलोअरीन। नेक्स्ट टॉपिक है हेलोअरीन। देखिए भाई, हेलोअरीन में क्या होता है कि यदि हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो हेलोअरीन कहलाते हैं, जिसे हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। यदि हेलोजन परमाणु, कोई भी हेलोजन परमाणु है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यदि वो सीधा ही बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है क्या? हेलोअरीन। क्या कहलाता है? हेलोअरीन। तो ये क्या है? एक हेलोअरीन है जिसे अपन एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। और इसमें ये X जो होता है हेलोजन परमाणु, इस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये कार्बन जो होता है वह कौन सी अवस्था में होता है? sp2 संकट अवस्था में होता है। इसको हम ARX से रिप्रेजेंट करते हैं। ARX से इसको क्या करते हैं? अपन शो करते हैं। ARX से इसको क्या करते हैं? अपन शो करते हैं। ARX का मतलब क्या है? एरिल हैलाइड या हेलोअरीन। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे मैं X के स्थान में Br मान रहा हूं तो उसका नाम क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। यदि मैं यहाँ I मानता हूं तो उसका नाम क्या होगा? आयोडोबेंजीन। क्या होगा? आयोडोबेंजीन। यदि मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिखता हूं Cl और यहाँ पे लिखता हूं क्या? CH3, तो ये क्या हो जाएगा? ये से नामकरण करेंगे इसका 1 2 2 क्लोरो 2 क्लोरो। ये क्या होता है? बता दिया मैंने आपको पहले। ये क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? कॉमर्शियल नाम क्या होता है? टोलुइन। क्या होता है? टोलुइन। ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो टोलुइन। इसी प्रकार एक और है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? नंबर करेंगे इसको 1 2 3 4 4 ब्रोमो टोलुइन नाम हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया हेलोअरीन। अब देखिए, IUPAC पद्धति में इनका नामकरण करने के लिए इन यौगिकों को बेंजीन का व्युत्पन्न मानते हैं, उसके आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। यानी कि बेंजीन का व्युत्पन्न मानते हुए हेलोजन का जो कूलम है वो काम में लिया जाता है, जिसके आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हेलोअरीन तथा एरिल हैलाइड में CX बॉन्ड की प्रवृत्ति क्या होती है? हेलोअरीन तथा एरिल हैलाइड में CX बॉन्ड की प्रकृति, ये हमने आपको हेलो एल्केन में बताई थी, अब बता दें हेलोअरीन में। देखिए, एरिल हैलाइड का मतलब हो गया AR, एरिल का मतलब हो गया C6H5 और X का आप कुछ भी मान सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था आपको, हेलोजन जो परमाणु होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे X डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है ना? ये हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो है वो sp2 संकृत अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? sp2 संकृत अवस्था में, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है? पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कौन सा संकरण हो गया? sp2 संकरण हो गया। कौन सा संकरण हो गया? sp2। तो इसमें हेलोजन जो परमाणु होता है वह sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए, हेलोजन का जो प्रभाव होता है एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण C और हेलोजन परमाणु के बीच में आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में आंशिक द्विबंध आ जाता है। क्या आ जाता है? आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि इसमें हेलोजन का कौन सा प्रभाव होता है? अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव के कारण, इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे अपन अभी। अनुनाद प्रभाव के कारण C और X के बीच में आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और ये बॉन्ड जो होता है मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? मजबूत। जिसके कारण इसकी जो बंध लंबाई होती है वो बंध लंबाई होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। ये बंध लंबाई जो होती है वो 1.60 एंगस्ट्रॉम हो जाती है।
किसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि एकल बंध लंबाई जो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बंध लंबाई के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यही आंशिक द्विबंध के लक्षण को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, उत्पन्न करती है। दोबारा से सुनिए, इसमें C और X यानी C और X के बीच में आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण बंध लंबाई कितनी हो जाती है 1.60 एंगस्ट्रॉम, जबकि एकल बंध लंबाई जो होती है वह होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए एकल बंध लंबाई का मान ये होता है, जबकि द्विबंध आने में बंध लंबाई ये हो जाती है। अब बंध लंबाई के मान में क्या है, कमी आ रही है। बंध लंबाई के मान में जब कमी आ रही है तो इसमें C और जो हैलोजन परमाणु है इसके बीच में आंशिक द्विबंध के लक्षण क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, बंध मजबूत हो रहा है। क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, जिसको हम अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट कर देते हैं। देखिए इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं, समझ लीजिए, काम किए हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए इसके कैसे होते हैं। जैसे ये हुआ, यहाँ पे मैंने ये बेंजीन वलय बनाई इस प्रकार से, और यहाँ पे मैंने X के स्थान पे Cl एटम ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़े हुए हैं। यहाँ पे Cl पे कितने होते हैं, लॉन पेयर 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अब देखिए Cl का एक अनुनाद प्रभाव है, ये बॉन्ड यानी लॉन पेयर जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं किसके रूप में, पाई बॉन्ड के रूप में। और ये पाई बॉन्ड जो होता है ये लॉन पेयर रूप में कौन सी पोजीशन पर जाता है, ऑर्थो कंडीशन पर। तो अभी जो अपने को प्राप्त होती है अवस्था उस प्रकार से होती है। यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया। देखिए तो Cl 2 लॉन पेयर रखे, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे किसका चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं किसके रूप में, लॉन पेयर रूप में। यहाँ पे चिन्ह किसका आ गया, माइनस का, और ये डबल बॉन्ड है ये। अब देखिए इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे। ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड के रूप में यहाँ जाएंगे, और पाई बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉन पेयर रूप में यहाँ पे जाएंगे। तो प्राप्त होता है इस प्रकार से Cl और यहाँ पे प्लस, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये प्राप्त होगा अपने को Cl प्लस, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे जाएंगे अब बार, ये यहाँ पे चले जाएंगे। तो प्राप्त हो गया अपने को ये चीज, यहाँ Cl रह गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे 3 लॉन पेयर हो गए, और यहाँ पे। तो इसकी अनुनादी संरचना देखिए कितनी प्राप्त होती है, 1 2 3 4 और 1 5। इसकी क्या प्राप्त होती है, अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार किसमें होता है, वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड यानी कि वाइनिल क्लोराइड में भी C और X यानी हाइड्रोजन परमाणु के बीच में आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि इसमें C और Cl के बीच बंध लंबाई जो होती है वह 1.69 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, जबकि वास्तविक बंध लंबाई कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। इसलिए बंध लंबाई के मान में कमी आने के कारण आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वाइनिल क्लोराइड को आप इसको उतारिए पहले जल्दी से, उसके बाद में वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना की बनाता हूं, जल्दी से उतारिए भाई। जल्दी से उतारिए इनको। जल्दी से उतारिए। ये इसकी अनुनादी संरचना है, आ चुकी हैं एक बार पेपर में, एग्जाम के टाइम आ चुकी हैं ये, तो इनको ध्यान से उतारिए। उतार ली होंगी शायद, मैं आगे चल रहा हूँ। वाइनिल क्लोराइड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना भाई। वाइनिल क्लोराइड के बारे में बता रहा हूं। देखिए भाई, वाइनिल क्लोराइड में क्या होता है कि C और Cl के बीच में आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। वाइनिल CH2 डबल बॉन्ड C, और ये हो गया सिंगल Cl में 3 क्या है, लॉन पेयर। अब देखिए वाइनिल क्लोराइड में भी C और Cl के बीच में आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, यानी C और Cl के बीच बंध लंबाई हो जाती है 1.69 एंगस्ट्रॉम, जबकि वास्तविक बंध लंबाई होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। बंध लंबाई के मान में कमी आ रही है तो इसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न
हो जाते हैं। अब इसकी अनुनादित संरचना जो होती है वो दो ही होती हैं। ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है पाई बॉन्ड के रूप में, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं। तो दूसरी इसकी संरचना इस प्रकार से बनती है CH2 यहाँ पे लोन पेयर आ गया, माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड Cl, दो लोन पेयर रह जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का। तो इसकी दो अनुनादित संरचनाएं बनती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा भाई CH, ये यहाँ पे CH ही आएगा, CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखिए इसमें C और Cl के बीच में बंध लंबाई कम हो जाती है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। और ये बंध लंबाई जो होती है, एकल बंध लंबाई जो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि द्विबंध आने पर बंध लंबाई का मान कम हो जाता है, 1.69 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो ये हो गई क्या वाइनिल क्लोराइड में मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद इसकी बनाने की विधियां हैं कुछ। पहली है हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है। पहली विधि कौन सी है? हैलोजनीकरण द्वारा।